Hello and welcome all of you again with the first chapter of political and part third here. Okay, and before that, this is the fundamental duties today I will tell you. उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आई एम सो ग्लैड कि आप सब मेरे साथ हैं बिकॉज जो 7th का बैच था मेरा लास्ट ईयर का वो अब 8th में आया है और मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबको मिस कर रही हूँ और आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, सारे बहुत अच्छे हैं और लेकिन अभी हमारे पास ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे हमारे कोरोना वायरस की वजह से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि क्लासेस पॉसिबल नहीं हैं तो हम वीडियोस से पढ़ रहे हैं, बट आपको सेम वही एफर्ट लगाना है जो आप क्लास में लगाते हो। जैसे आप पूरा फोकस करते हो मैथ वर्क पे, रिटन वर्क पे, लर्निंग पे, आपको सेम वही सारे एफर्ट्स ऑनलाइन स्टडीज़ में भी लगाने हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हर एक पॉइंट को अलग अलग तरीक़ों से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शायद उतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी समझाना चाहूँगी कि देखते हैं कि आप लोग कितना समझ सकते हो। इस बार एक्चुअली कहा जाए तो शायद हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं PT1, PT2 एंड वट एवर द एसेज, लेकिन आपकी खुद की एग्ज़ाम्स हैं इस बार कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मन से पढ़िए, आराम से पढ़िए और बार बार रिपीटेशन करिए जैसे हम लोग टेस्ट में या एग्ज़ाम्स के टाइम पे करते हैं वैसे, तो वो चीज़ें वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर आप सब बहुत ब्रिलियंट हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया था और अब हम अपने लास्ट 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो भाई देखो, आपको अगर राइट्स हैं, जैसे आपके राइट्स हमने पढ़े थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, तो आपको आपके राइट्स हैं, आपका देश है, आप अपने देश में रह रहे हैं, आपके पूरे अधिकार हैं हर जगह, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। उन्हीं कर्तव्यों को आज हम पढ़ेंगे। अप्रोक्स 10 आपकी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर एक भारतीय नागरिक को निभानी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, किसी ने कभी आपको ऐसा किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कहा गया है। नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दीज ड्यूटीज़, ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, कहीं फोर्स नहीं किया गया है। कभी आके आपको पुलिस, जस्ट सपोज एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कहीं पे नेशनल एंथम सिंग किया जा रहा है, कहीं पे बज रहा है, कहीं म्यूज़िक चल रहा है उसका, आपको कोई बोलता नहीं है कि आप खड़े हो जाओ, लेकिन ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ अवर कंट्री, अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम जो भारतीय नागरिक हैं, हम अपने देश के प्रति कितने वफादार हैं, हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और फॉलो करते हैं। तो उन्हीं 10 ड्यूटीज़ के बारे में आज पढ़ते हैं हम। इन्हें इन्फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन ये हर भारतीय नागरिक की मूलभूत कर्तव्यों में से एक है जो आपको करना ही चाहिए। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट, थ्रू द अमेंडमेंट इन 1976 आर्टिकल 15A, इन ड्यूटीज़ को कहाँ मेंशन किया गया है, लर्न दिस अमेंडमेंट मीन्स होता है सुधार करना। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें ये ड्यूटीज़ मेंशन नहीं की गई थी, बाद में 1976 में आर्टिकल 15A में इन ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया। ऐसा माना गया कि जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने कर्तव्यों को समझना। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए उन्होंने इन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताया। चलिए पढ़ते हैं। टू अबाइड द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी देश की पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है उसके फ्लैग से। सबसे पहला चीज़ क्या है, फ्लैग, क्योंकि हर जगह तो हम मैप लेके नहीं घूम सकते ना कि ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हर एक
नेशन ने क्या किया, हर एक कंट्री ने क्या किया, अपना एक सिंबल बनाया, एक फ्लैग बनाया, ठीक है। और हम हर देशवासी, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो ये आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें। आप उसको कहीं भी देखें, जैसे 15 अगस्त होता है, ठीक है, 26 जनवरी होती है, तो हमारे अंदर बिल्कुल से प्यार जाग जाता है अपने देश के लिए, हम स्पीच देते हैं, हम सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन ठीक उन्हीं सेलिब्रेशन के कुछ घंटों बाद या शायद अगले दिन हम उन फ्लैग्स को फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है कि एक दिन तो हम किसी चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और अगले दिन हम उस चीज़ को फेंक दे रहे हैं। तो एज अ ड्यूटी, एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज़ नॉट करेक्ट। आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ करिए, सेलिब्रेट करिए, और अगले दिन जब वो आपको लगता है कि अब इसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको कहीं लगा सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, क्लासरूम में लगा सकते हैं, अपने घर की किसी कॉर्नर में रख सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे फेंकना सही नहीं है। तो ड्यू टू द रिस्पेक्ट आपको अपना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इज टू चेरिश द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की, या जिन्होंने इस तरीके की कोशिश करी, विचार दिए, जैसे अब कितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं कितने भी नाम ले लूँ कम पड़ेंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में, और कुछ तो नाम ऐसे हैं जिनको शायद अभी आपने और मैंने पढ़ा भी नहीं, जाना भी नहीं। कुछ लोग पीछे से काम करते थे, कुछ लोग आगे से काम करते थे, कुछ लोगों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कुछ लोग बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाए। तो लेकिन उन सभी विचारों का, उन सभी आइडल पर्सन्स का जिन्होंने कि हमारे फ्रीडम में एक अहम भूमिका निभाई है, जिनकी वजह से आज मैं और आप आराम से फ्री होकर अपने इंडिया में रह सकते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना या उन नोबल पर्सन्स को चेयर अप करना, उनके लिए अच्छी बात सोचना, उनको कभी क्रिटिसाइज ना करना। जैसे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि नहीं, ये इनको मैं मानता हूँ, ये आइडल मेरे, ये ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो व्यक्ति हैं उनकी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग बात करते हैं, और जब हम अलग बात करते हैं तो हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ साथ कई बार चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। चलिए, टू चेरिश द नोबल आइडल्स इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र होने में, फ्रीडम पाने के लिए उन्होंने आगे से कुछ किया है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी, दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए, यूनिटी, हमें इकट्ठा रहना चाहिए। जस्ट सपोज अगर हमारे जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे जंग छिड़ जाए, ठीक है, वहाँ पे वॉर हो जाए कि हाँ भाई वॉर स्टार्ट हो गई, जैसे कारगिल हुआ था 1999 में, तो वहाँ पे ऐसे हो जाए कि यार वॉर छिड़ गई है, ठीक है, लेकिन कुछ सैनिक बोले कि नहीं नहीं हम तो नहीं जा रहे, हमारा काम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। वो क्या है, वो गलत चीज़ें हैं कि आप सैनिक हैं, आपके लिए ज़रूरी है, या सैनिक ही क्यों, हम में से कोई भी, हम जितने भी सिविलाइज पर्सन हैं, हम जितने भी सिविलाइजेशन यहाँ पे फॉलो करते हैं इंडिया की, हम सबके लिए ज़रूरी है यूनिटी बनाए रखना। हम दूसरे देश को, हम ठीक है हमारे में अंदर मतभेद होते हैं, हम अंदर चीज़ों को सुलझा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाहर इस चीज़ को हम जब भी करें तो हमारे लिए हमारा देश प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो सोवरेनिटी, अपनी दृढ़ता को बनाए रखें, यूनिटी, एकता को बनाए रखें, इंटीग्रिटी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने को बनाए रखें। कभी ये नहीं कि हम अपना कर लेंगे तुम अपना करो, बंटवारा नहीं होना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री, हम सबका नियम है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कंट्री को जब ज़रूरत पड़े या जब उसको लगे कि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, हमें उसे डिफेंड करना चाहिए। वो सोशल तरीके से भी हो सकता है, वो आपका बाय वॉर भी हो सकता है, बाय आर्मी के तरीके से भी होता है। To promote the spirit of common brotherhood among all the people of India, it's too necessary कि हम सब में भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी ज़रूर हो। हमने कल भी जब प्रियम्बल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तब भी हमने ये पढ़ा था
कि फ्रेटर्निटी बहुत ज़रूरी है, भाईचारा, ब्रदरहुड एक दूसरे में बहुत ज़रूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना इट्स टू नेसेसरी। चलिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। और यहाँ तो सिर्फ सरहदों की बात नहीं हो रही है कि हमें अपने देश को दूसरे देश के से बचाना है, बल्कि हमारे देश के अंदर भी जो चीज़ें हैं जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारी जातियाँ ऐसी होती हैं एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की, जो शायद दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ना मिल पाए। तो हमारा जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट करें। इसमें से एक स्पीशीज़ है बंगाल टाइगर, ठीक है, वो मोस्टली जो बंगाल एरिया है, सुंदरबन का एरिया है, वहीं पे पाए जाते हैं। वाइटिश और ब्लैक स्ट्रिप्स के ये टाइगर्स होते हैं। तो ये टाइगर और कहीं नहीं मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। बंगाल टाइगर्स इट मीन्स कि सिर्फ बंगाल एरिया जो है, सुंदरबन का एरिया है, सिर्फ वहाँ मिलते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस तरीके के वाइल्ड लाइफ जो एरियाज़ हैं या जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको बचा के रखें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारा कल्चर इतना वाइड है और इतना ज़्यादा उसमें चीज़ें हुई हैं, जैसे मुगल्स के, अभी हम दिल्ली सल्तनत में हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ा होगा 7th में अटैक हुए, देन ब्रिटिशर्स ने किया तो 16th सेंचुरी में। तो हमारे पास इतना हेरिटेज है ना कि यहाँ पे हमारा ये फाइट हुआ, यहाँ पे ये किला है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी मूवीज़ अब तो आ रही हैं कि आपको अपनी बहुत सारी जो हेरिटेज या हिस्ट्री है वो मूवीज़ से पता चलती है ना। जैसे अभी हाल ही में पद्मावत आई थी लास्ट ईयर, फिर अभी पानीपत आई है, फिर उससे भी पहले कौन सी आई थी, जोधा अकबर थी। मतलब आप अपने हेरिटेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो, बचा सकते हो, इन चीज़ों को भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कहीं घूमने जाओ, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेस या मोनूमेंट्स हैं, वहाँ जाओ, वहाँ लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी लिख देंगे, नाम लिख देंगे, है ना, वहाँ पे ऐसे स्क्रैच कर देंगे। इट्स नॉट अ गुड थिंग ना कि आप अपने ही हेरिटेज को जो आज 200 साल 500 साल पुराना है और उस पर आप स्क्रैच कर रहे हो, तो उसको ख़राब कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उन चीज़ों को प्रिजर्व करो जो वाइल्ड लाइफ है, लेक्स हैं, रिवर, जैसे गंगा रिवर है, कहा जाता है कि उसका पानी अगर आप एक बॉटल में सालों साल रखोगे तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो हमारी ड्यूटी है ना कि हम उसको उतना ही प्रिजर्व करके रखें, उतना ही बचा के रखें। अब क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो अपना गंदा पानी, केमिकल वो उसमें डाल रहे हैं, तो वो पानी कितना सर्वाइव करेगा, वो तो एक लिमिट है ना, उसका तो एरिया एक लिमिट है। तो इस वजह से हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी सेव करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। हमें बदलाव का आदी होना चाहिए, हमें ह्यूमैनिज्म दिखाना चाहिए। जैसे नए नए तरीके के अभी कुछ ही दिन पहले CAA लॉन्च हुआ, एक नया कानून, ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। तो ये क्या है, ये ह्यूमैनिज्म के ऊपर है। मतलब कैसी गलत बात है कि एक महिला जो घर पे है, ठीक है, और उसका जो पति है वो विदेश में रह रहा है और उसने सिर्फ एक फ़ोन पे बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, और वो जो वुमेन है या जो महिला है वो अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई, उसको कुछ भी नहीं मिला, उसका कोई हक नहीं है, वो लड़ नहीं सकती अपने हक के लिए। तो ये क्या है, ह्यूमनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट कोई चीज़ है। तो हमें हमारे रिफॉर्म्स के लिए तैयार होना चाहिए, हमें अपने ह्यूमनिज्म जो इंसानियत है उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, जब भी दंगे होते हैं या जब भी लोगों को, जो पब्लिक है उसको जब गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ में तोड़फोड़ करते हैं। जैसे उनकी बसेस में आग लगा देना, हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ कर देना, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशंस को जाम करना, ठीक है, या जो बेंचेस होती हैं, जो भी उनको जहाँ भी अपना गुस्सा वो निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इससे सरकार को क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमसे टैक्स लेती है, उन्हीं टैक्स को यूज़ करती है उन चीज़ों को बनाने में या हमें सुविधाएं देने में, ठीक है। अगर हम उसे बार बार तोड़ेंगे, डैमेज करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि वो तो हमसे टैक्स लेते रहेंगे,
हमारे शायद वो जो रिफॉर्मेशन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए उन चीज़ों को यूज़ करते, वो बार बार उन एक ही चीज़ को, उसको आप तोड़ोगे वो फिर बनाएंगे, वो फिर आप फिर तोड़ोगे वो फिर बनाएंगे, यही करते रहेंगे, वो आगे कोई अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाला गया है कि हर एक भारतीय नागरिक को बहुत ज़रूरत है समझने की कि उसके कर्तव्य अपने देश के प्रति क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमें जो हम एक साथ मिलके किसी काम को करते हैं, कलेक्टिव एक्टिविटी करते हैं, स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल या फिर सेपरेटली भी किसी चीज़ को करते हैं, टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, हमें उस चीज़ का बढ़ावा देना चाहिए, हमें उन चीज़ों को पीछे की तरफ नहीं खींचना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे अभी हाल ही में एक मूवी आई थी छपाक, है ना, उसमें जो लक्ष्मी अग्रवाल है, उन्होंने एक PIL दायर किया था कोर्ट में कि जो एसिड है वो बैन हो जाना चाहिए। सुना था आप सबने, मे भी बहुत सारे बच्चों ने मूवी भी देखी होगी। लेकिन उस PIL में ऐसा जब कहा गया ना, तो बहुत सारे लोगों ने ना उसको अगेंस्ट उसके खड़े हो गए, बोले नहीं ये कैसे पॉसिबल है, मिलना चाहिए जैसे हमेशा मिलता है एसिड। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको पीछे खींचना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट फोर्स नहीं है। ये आपका मन हो तो करो, आपका मन है तो आप नेशनल एंथम पे खड़े हो, आपका मन नहीं है तो मत हो। ये पूरी तरीके से दिखाता है कि आप कितना प्यार करते हो अपने देश से, टोटल। ठीक है, बट सम ऑफ द केसेस, कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि किसी रूल को इन्फोर्स करने के लिए कभी कभी हमें पनिशमेंट भी देना पड़ता है ना। स्टूडेंट से बेहतर तो कोई नहीं जानता, होमवर्क नहीं किया पनिशमेंट, बातें कर ली ड्यूरिंग द क्लास पनिशमेंट। तो ये चीज़ें भी जब हमारे जो देश के नागरिक हैं, ये भी जब कोई चीज़ को नहीं मानते हैं तो परेशान होकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या करता है, इन चीज़ों को इन्फोर्स कर सकता है। ये पावर मिलती है कोर्ट को। कोर्ट हैव पावर टू प्रोवाइड। अगर कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट, अगर उसको लग रहा है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे देशवासी नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी या एरिया के लोग उसको नहीं मान रहे हैं, तो वो उसको ज़बरदस्ती इन्फोर्स कर सकती है। ये पूरा पावर कोर्ट के पास है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15(1)A में ऐसा कोई इन्फोर्समेंट नहीं दिया गया है। डन। तो आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आई होंगी और मज़ा भी आया होगा अपने देश के कर्तव्यों को जान के। आई होप आप सारे बच्चे इन चीज़ों को ध्यान रखोगे और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ज़रूर फॉलो करोगे हमेशा। चलिए, अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात तो हो गई, हम समझ चुके हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हम समझ चुके हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब एक और दिया हुआ है टॉपिक आपके उसमें 16 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 16 पार्ट में बोला गया है कि जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। सो पार्ट 16 पहले लिखते हैं, पार्ट 16 सॉरी, इट इज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिलेटिंग टू certain classes, relating to certain classes. Certain classes means किन classes से यहाँ classes से मतलब एक वर्ग से है, एक सेक्शन से है। मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ, एक वर्ग से संबंध है यहाँ पे। वर्ग इन द सेंस कि जैसे हमारे यहाँ बार बार आता है, इस चीज़ को अब तक तो मेरे हिसाब से आपको लर्न हो जाना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आज से 78 ईयर्स बिफोर जब ये बनाया जा रहा था, उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल था कि हर वर्ग को, हर क्लास को
जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनको एक इक्वेलिटी में लाया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशल रिफॉर्म्स कर दिए। जैसे उन्होंने पार्ट 16 में 332 ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 332 342 तक उन्होंने ये बोला कि इस सारे में जितने भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर शेड्यूल कास्ट। अब ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट उनको बोला गया जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको हम हिंदी में शूद्र बोलते हैं, ठीक है, या जिनको आपने हिस्ट्री में 6-7 क्लास में शूद्र के नाम से पढ़ा। तो शेड्यूल कास्ट होते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स वो होते हैं, ट्राइब मतलब क्या होता है, आदिवासी। तो शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग जो जंगलों में रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से। इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इक्वेलिटी के बेसिस पे उसने बोला कि भाई आप सबको आगे बढ़ना है, आप सबको मौका दिया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने पार्ट 16 में आर्टिकल 332 342 बना दिया और वहाँ पे जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके से कानून बनाया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लोकसभा में इनके लिए सीटें रिजर्व करी गई, पंचायत में इनके लिए सीटें रिजर्व करी गई, ठीक है। और कहाँ पे की गई हैं, जैसे पढ़ाई के लिए है ना, आप जब भी कोई फॉर्म भरते हो गवर्नमेंट का तो उसमें कुछ कैटेगरीज दी होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके की कैटेगरीज दी होती हैं। आपको टिक करना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी से फॉलो करते हो, क्लियर। ये जो कैटेगरीज हैं ये शो करती हैं कि आप कौन सी ये जो टिक है ये शो करता है कि आप कौन सी कैटेगरी को फॉलो करते हो और आपको इसके अकॉर्डिंग किस आर्टिकल, अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे टिक करते हो, अगर आप हो तो, ठीक है, तो टिक करते हो तो आपको इस पार्ट 16 और आर्टिकल 332 342 के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं दी जानी होंगी वो आपको मिलेंगी। जैसे कुछ परसेंटेज की छूट मिलती है, ठीक है, अलग अलग अमेंडमेंट बनाए गए हैं जिससे इक्वेलिटी लाई जा सके जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में। कोई भी वर्ग पिछड़ा वर्ग ना रह जाए, कोई भी वर्ग ऐसा ना रह जाए जो ये बोले कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिली या मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने या ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुछ भी नहीं सोचा, क्लियर। तो इस वजह से इस असेंबली को इस सेक्शन को बनाया गया था जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद 340 में बैकवर्ड क्लास के लिए, यहाँ पे स्पेसिफिक लिख देती हूँ मैं, 340 में बैकवर्ड क्लास के लिए चीज़ें बनाई गई जिन्हें हम ओबीसी क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बस इस टॉपिक में इतना ही था। हमारे 4 पॉइंट डन हो गए। कौन कौन से? प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 16, क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डॉरी सिस्टम के बारे में और पढ़ेंगे सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों ही चीज़ें। डॉरी सिस्टम हम सब जानते हैं और मुझे ये अच्छा लगता है, जब मैंने लास्ट ईयर 8th क्लास का लिया था सेशन, 7th क्लास का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो ये डॉरी सिस्टम है ये कितना गलत है हमारे समाज के लिए या हमारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए कितनी गलत चीज़ें हैं और उसमें क्या क्या रिफॉर्मेशन करना चाहिए। तो आई होप अब आप मेरी बात समझेंगे, पढ़ेंगे आगे से। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट डॉरी सिस्टम, व्हाई द लॉ इज नेसेसरी एंड द सत्याग्रह आंदोलन या नमक सत्याग्रह के साथ। तब तक के लिए बाय, ओके।